राजद के द्वारा उनके फेसबुक पेज पे शेयर किया गया है कि उनकी याचिका पे अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पटना हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, क्या कुछ होगा आगे जो पटना हाई कोर्ट को नोटिस जारी की गई है? देखिए, ये भारत में लोकतंत्र है। हमारे संविधान के अनुसार भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो अंतिम फैसला तो पार्लियामेंट करेगा, लेकिन इस बीच न्यायपालिका में पटना हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया था कि 65% आरक्षण बढ़ाया जाना जो है असंवैधानिक है। इसी पर पटना हाई कोर्ट ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया है SC ST OBC का, उसको रद्द कर दिया। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार भी अपील फाइल की है। SLP कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। और राजद ने भी एक इंटरवेनर पिटीशन वहाँ फाइल किया है। तो ये जो राजद के पोर्टल पर जो न्यूज़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि राजद ने जो वहाँ पिटीशन फाइल किया है उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, शोकॉज नोटिस किया है पटना हाई कोर्ट से और भी जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा कि आपने किस आधार पर किया है। ये जो याचिका फाइल हुई है, IA फाइल हुआ है, इंटरवेनर पिटीशन फाइल हुआ है, या जो भी मेन याचिका भी अगर राज्य सरकार के द्वारा SLP फाइल हुआ है, उस में जो बातें उठाई गई हैं उस पर क्या जवाब है पटना हाई कोर्ट का, या रेस्पोंडेंट्स का जो अपोजिट पार्टी हैं उन लोगों का क्या स्टैंड है, वो मांगा गया है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 311 में ये प्रोविज़न किया गया है कि दोनों पक्ष के सुनने के बाद ही कोई फैसला किया जाना है। तो एक पक्ष अपील में वहाँ गया सुप्रीम कोर्ट में, जो हारे हैं, जो 65% को रद्द किया गया, तो बिहार सरकार बनाई थी, तो बिहार सरकार एग्रीव्ड थी उससे, तो बिहार सरकार ने वहाँ रिट फाइल किया, सिविल अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और राजद ने उसमें इंटरवेनर दिया कि हम भी इसका समर्थन करते हैं कि वो 65% रहना चाहिए रिजर्वेशन। तो दोनों का अपील वहाँ है और उसी में नोटिस जारी हुआ है पटना हाई कोर्ट का, और विरोधी जो उसमें पार्टी हैं, पक्षकार हैं, रेस्पोंडेंट हैं, उनको नोटिस जारी हुआ है, ऐसा राजद के पोर्टल पर आया है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है। और दोनों पक्ष जब नोटिस पर हाई कोर्ट और जो विरोधी पार्टी हैं उसमें, वो सब वहाँ जवाब फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो जदयू जो सरकार है, सरकार और RJD का पिटीशन तो वहाँ है ही, इसका जवाब जो है हाई कोर्ट और विरोधी पार्टी के द्वारा, रेस्पोंडेंट के द्वारा जब फाइल कर दिया जाएगा इस नोटिस के बाद, तब उसका फिर दोनों पक्ष का सुनवाई किया जाएगा डिटेल में, और तब सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगेगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। क्या लग रहा है सर, मतलब जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द करने का फैसला लिया गया था उसको वापस लिया जाएगा? एकदम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन देना, जातीय जनगणना कराना, ये बिल्कुल प्योर पॉलिसी डिसीजन का मामला है। इसमें कोर्ट को तो इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 211 में और 212 में दोनों का, कोर्ट का और पार्लियामेंट का और असेंबली का जुरिस्डिक्शन अलग किया हुआ है, क्षेत्राधिकार अलग किया हुआ है। किन किन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगा और किन किन मामलों में पार्लियामेंट और असेंबली नहीं इंटरफेयर करेगा। तो जब दोनों का क्षेत्राधिकार अलग है, तो ये जो है जनगणना कराना, जातीय जनगणना कराना या जनगणना कराना, या किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा, किसका संख्या कितना है, ये सब आंकड़ा तो राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार इन पॉलिसी डिसीजन के द्वारा वो निर्णय ले सकता है, कानून बना सकता है। ये भारत का संविधान कहता है, और संविधान के अनुसार अगर 65% आरक्षण बढ़ाया गया है तो फिर उसको असंवैधानिक करना कोर्ट के द्वारा, ये हमारे समझ से ये लगता है कि ये इंटरफेरेंस है। वो सेपरेशन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेटिव को जो पावर दिया गया है, असेंबली को जो पावर दिया गया है या पार्लियामेंट को दिया गया है, उस पावर में दखल है न्यायालय का, जबकि दोनों का पावर अलग किया गया है। फिर भी रद्द किया गया। हाँ, फिर भी रद्द किया गया। तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को ज़रूर उसमें कॉग्निजेंस में लेगी, और वो डिसाइड ये हो सकता है कि ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है, इसलिए सरकार ने जो किया है, स्टैंड लिया है, उनका ही काम था, ये कोर्ट का काम नहीं है। और हमको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से 65% का रिजर्वेशन बरकरार रह जाएगा। अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया होता तो? हाँ, तो एक ये भी है, अगर
अभी 9वीं अनुसूची की बात नहीं है, अभी तो वो कानून रद्द हो चुका है। तो रद्द होने के बाद मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, तब फिर उसको 9वीं सूची में डालने के लिए बात उठेगी। लेकिन अभी वो रद्द है, अभी वो कानून है नहीं। हाई कोर्ट ने रद्द किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी स्टे नहीं किया, अभी सुनवाई के क्रम में है। नोटिस जारी किया है विपक्षी को कि आप अपना जवाब दीजिए। तो जब वो कानून वहाँ से बच जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दे तो 65% आरक्षण बरकरार रह जाएगा। तब फिर सरकार को चाहिए कि पार्लियामेंट से उसको पारित करा के और संविधान के 9वीं सूची में उस एक्ट को अंकित करा दे, ताकि उसमें प्रोविज़न है कि 9वीं सूची में जो भी कानून अंकित हो जाता है उसमें देश का कोई भी न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको रद्द नहीं कर सकता है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो 9वीं सूची का बात हो सकता है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि यहाँ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जो भारत का संविधान है वो कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को सबसे ऊपर माना गया है। चूँकि वहाँ जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी नेगेटिव कर देता है, कहता है कि 65% आरक्षण असंवैधानिक है, तो भी इस कानून को पार्लियामेंट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ कानून बना करके और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सेट असाइड कर सकता है, ख़त्म कर सकता है और फिर उस कानून को 9वीं सूची में केंद्र सरकार अंकित कर सकती है। इसलिए फाइनल अथॉरिटी जो है भारत के संविधान में, लोकतंत्र में पार्लियामेंट ही होता है। ऐसा चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला नहीं देती तो केंद्र सरकार के पास हाँ, केंद्र सरकार को फुल पावर है, बिल्कुल। चूँकि लोकतंत्र है ना भारत में, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र है, जज तंत्र तो है नहीं। जज तंत्र रहता, डेमोक्रेसी के जगह पर जजोक्रेसी रहता, तब तो जज जो फैसला करते वही फाइनल होता। लेकिन यहाँ भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, जनतांत्रिक देश होगा, यहाँ की जनता मालिक होगी। क्या होगा देश में नहीं होगा, और वो पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधि है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रद्द करने का पावर पार्लियामेंट को है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। साहबानों के केस में हुआ है, और SC ST के रिजर्वेशन को जो कमज़ोर किया गया था एक्ट को, उस समय भी हंगामा हुआ था पूरे देश में, तो उसको फिर पार्लियामेंट ने कानून बना के रद्द किया। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है। इसलिए ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जब बढ़ गया है, वो लेजिस्लेटिव का पावर है। तमिलनाडु में तो 69% बहुत दिन से रिजर्वेशन है, और बहुत से राज्यों में 50% से बहुत है। तो इसलिए वो हमको लगता है बरकरार रह जाएगा। नहीं भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो पार्लियामेंट फिर उसको करेगा। देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? देश में जातीय आधारित जनगणना करने से बहुत सारा समाज के लोगों का स्टेटस पता चलता है, और विकास के कार्य करने में, फंड अलॉट करने में कि किस समाज को कितना आगे लाना है, कितना पीछे पड़ा हुआ है, कितना शिक्षा है, उसके लिए बहुत लाभ मिलता है। इसलिए ये जनगणना जो है, जातीय जनगणना, देश के उत्थान के लिए है, और इसको पार्लियामेंट का काम है, वो कर सकती है, उसको अधिकार है। ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है, और इसमें कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगा। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो कोर्ट तो इंटरफेयर नहीं किया था। तो इसी तरह से भारत सरकार अगर जनगणना कराती है जातीय, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन मैटर, एंड इन दिस पॉलिसी डिसीजन मैटर कोर्ट हैज़ नॉट टू बी इंटरफेयर। ये संवैधानिक दोनों का दायरा है। इसलिए जातीय जनगणना कराना या न कराना केंद्र सरकार के हाथ में है। वो चाहे तो करा सकती है, और नहीं चाहेगी तो नहीं करा सकती है। तो देश में उसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप कराइए, इसमें क्या दिक्कत है? पता हो कि कौन किस जात का कितना लोग है, इसमें क्या दिक्कत है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, पटना हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। वैसे अरुण कुशवाहा जी ने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो जो आरक्षण को रद्द किया गया है वो फैसला वापस लिया जा सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।